Hello everyone, I welcome you all in this new video tutorial of class 12th, and today we are going to discuss the few important concepts of 13.2, and I have taken all the questions and concepts from NCERT. So this video will become very easy for you when you'll have your NCERT book together with my video, right? So let's start 13.2. Guys, 13.2 को समझने के पहले आपको मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस देखने होंगे जो 13.1 के वीडियोस हैं, और तब आप कनेक्ट कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, राइट? अब क्लास 12th में थ्योरम कहाँ से आ गया? सो इट इज़ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. ओके, सो आई हैव रिटन फ्यू लाइन्स ओवर हियर, एंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये हमने तो पहले ही पढ़ लिया है. मैम ये आप वापस से क्यों पढ़ा रहे हो? बस मैं कुछ यहाँ से कुछ रिजल्ट्स डिराइव करना चाह रही हूँ, मैं आपको वो बताती हूँ. यू नो, P of E when F is given, this will be equals to P of E intersection F upon P of F. If I'll transfer this P of F here, so it will be like this. Okay, and if I will write P of F when E is given, then it will be P of F intersection E upon P of E, and if I'll transfer this PE here, it will become like this. Okay, now one thing जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो हमने भी पढ़ा हुआ है 13.1 में, आप क्यों पढ़ा रहे हो? आपने देखा कि जब मैंने इस टर्म को, इस डिनोमिनेटर को व्हेन आई हैव ट्रांसफर्ड हियर, दिस इज समथिंग, some value into some different value, and both are the probabilities. And just look at here in the left hand side, there's two events E and events F. We have taken two event E and event F, and both event are came from the same sample space. Okay, मतलब अगर मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में देखना चाहूँ, E और F दोनों इवेंट हो रहे हैं, बट यहाँ पे देखने से वो कैसे समझ में आ रहा है? पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ F, मतलब पहले F वाला इवेंट हो रहा है, देन जब F हो चुका है तो हमारा E ऑकर कर रहा है. When F is already occurred, then we are finding out the probability of E. आपको ये वाली वैल्यू का मतलब पता है ना, कैसे इसको रीड करना है. सो दिस इज समथिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ F we are finding out, then multiplied with the probability of E when F is already given, right? Similarly, if I will see this part, so this is something probability of E into, मतलब multiplied probability of F when E has already occurred. अब ये सब चीज़ें क्या हो रही है समझने की कोशिश करते हैं. This is multiplication, that's why it is multiplication theorem. And ये जो आपका probability of E intersection F या फिर probability of F intersection E है, what this is depicting, this is representing that both events are happening simultaneously, right? Both events are happening simultaneously. आप क्लास 9th क्लास 10 से प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, और आपने काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जहाँ पे आपको 2 इवेंट्स एट अ टाइम करने होते हैं, साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक हो रहा होता है. जैसे नॉर्मली अपन क्वेश्चन लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 कार्ड्स वन आफ्टर द अदर फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स, राइट? ये वैसा वाला ही केस है, और उन दोनों ही केसेस में बोथ इवेंट्स आर हैपनिंग. आप 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं वन आफ्टर द अदर, ठीक है? आप ये जो पूरा कार्ड का एक बंडल है, आप 2 कार्ड ऐसे नहीं निकाल दे रहे हैं, पहले आपने एक कार्ड निकाला, ठीक है, फिर आपने दूसरा कार्ड ड्रॉ किया. ओके, ये वाला केस है. तो इसका मतलब ये है कि हमारे एक ही सैम्पल स्पेस के अंदर में वी आर हैविंग 2 डिफरेंट इवेंट्स, ठीक है, वन आफ्टर दी अदर, साइमल्टेनियस इवेंट्स, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वी यूज़ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, है ना? और यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है दैट बोथ इवेंट्स आर हैपनिंग, बोथ इवेंट्स आर, और अगर मैं इसको साइमल्टेनियसली हैपनिंग बोलूँ तो ये ज़्यादा करेक्ट होगा. बोथ इवेंट्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली. Okay, so let's have one question. I'm taking one question from your NCERT book, and this is example number 8 I guess. आप चेक कर लीजिए, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको फ्लैश कर रहा है, और मैं उसका एक फिगर बना करके फिर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ that how we will use this formula. So let's have the question. Example number 8. I'm trying to convey the concept by using this question. Okay, so we have 10 black balls and 5 white balls. Okay, it means total we have 15 balls. If I'll see that how many balls inside the bag, so total we have 15 balls, right? And the question is that we have drawn 2 balls one after the other without replacement. It means firstly I have drawn 1 ball and I have not put it inside the bag, और उसके बाद से वापस से मैंने हाथ डाला और दूसरा बॉल निकाल लिया, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? इट मीन्स वी हैव 2 डिफरेंट इवेंट्स, इवेंट E and event F. Let us solve this question.
Event E is first drawn ball was black and second is second drawn ball was black. Okay, so suppose guys, if I want to solve this question by using multiplication theorem, it will be like probability of E intersection F, and this will be probability of E into probability of F when E has already occurred, right? So I need to find out probability of E. So probability of E is first drawn ball should be black. Just find it out. Probability of E will be equals to, we have total 10 black balls, so it will be 10. जो चाहिए बटे में क्या होना चाहिए, सब कुछ. तो क्या चाहिए मुझे, ब्लैक बॉल चाहिए. तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे 10. वी हैव 10 ब्लैक बॉल्स, उनमें से एक बॉल निकलेगा. एंड टोटल कितना है आपके पास में, 15. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 15. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 10/15. व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका एक ब्लैक बॉल निकल चुका है ऑलरेडी, तो आपको सेकेंड वाला बॉल भी ब्लैक निकालना है. कैसे करेंगे, जब यहाँ से एक ब्लैक बॉल निकल गया तो -1 करो, ये 9 ब्लैक हो गया, और टोटल में से भी एक माइनस करो, ये कितने बॉल्स बचे, 14 बॉल्स बचे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ब्लैक बॉल व्हेन फर्स्ट बॉल इज ऑलरेडी ड्रॉन एज ब्लैक विल बी 9/14. विल बी 9/14. आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी. जो कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करिए, है ना. तो वी हैव फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर. 10/15 इंटू 9/14. जस्ट जो भी कैंसिल करना कर लो. 3 3s 3 5s 2 5s 2 7s 5 5 कैंसिल. 3/7 इज आवर आंसर. ठीक है, ये तो आपके बुक में भी गिवन है, बस मैंने कंसेप्ट को आप तक पहुंचाया है कि कैसे वो आ गया. ठीक है, तो ये तो फटाफट अपन रब करते हैं. और दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. एक एग्जांपल लेके आपको समझाया है. इस वीडियो में हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ 13.2. अब फटाफट हम अपन इंडिपेंडेंट इवेंट्स को भी समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत रिलेट करता है इंडिपेंडेंट इवेंट इस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के साथ में. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अभी हमने क्या देखा, दैट अकरेंस ऑफ 2 साइमल्टेनियस इवेंट, राइट, एंड इट वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड. इस टाइप का हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम था. ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है. तो इंडिपेंडेंट इवेंट एज पर द नेम सजेस्ट दैट वट एवर द इवेंट्स विल बी, सपोज ई एंड एफ आर द 2 इवेंट्स, दे विल बी इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट का वही मतलब है जो आपके इंग्लिश के वोकैबुलरी में होता है. ठीक है, कि दोनों इवेंट्स का एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी में कोई प्रोबेबिलिटी निकालने में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है ना. इसलिए आई कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of one event doesn't affect probability of occurrence of another event. ओके, मतलब अगर E की कुछ प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो, वो F की प्रोबेबिलिटी को हैम्पर नहीं करने वाली है ना. अब ये तो बोलोगे मैम वर्ड्स में तो काफ़ी कुछ समझ में आ गया हमको, बट ये एक्चुअली मैथमेटिक्स में कैसा दिखता होगा, तो मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं. आप सब प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, मेरे को पता है ना. सपोज वी हैव अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स and here I have taken 2 events, event E and event F, and suppose event E is card drawn is a spade and event F is card drawn is ace. ओके, बस इस एग्जाम्पल से हम प्रोबेबिलिटी, ये जो इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये क्या होता है उसको अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, अब देखिए कार्ड ड्रॉन इज स्पेड एंड कार्ड ड्रॉन इज एस. सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस निकालिए.
स्पेड, टोटल आपको पता है कि जितने भी सूट होते हैं हमारे पास में उसके 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो स्पेड के कितने कार्ड्स, 13 कार्ड्स। सो आउट ऑफ 52 आई नीड टू ड्रॉ 1 कार्ड। जो चाहिए वो ऊपर 13 स्पेड है, उसमें से एक स्पेड चाहिए, 13 ऊपर। टोटल कितने कार्ड्स हैं, टोटल 52 कार्ड्स है, वो कहाँ पे आ गए, नीचे आ गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एस, टोटल एस कितने होते हैं, हर सूट का एक एस, राइट, हर सूट का एक एस, तो टोटल कितने एस, 4 एस। तो जो चाहिए वो ऊपर, बटे में सब कुछ 4/52। अब मुझे बताओ जो स्पेड के 13 कार्ड्स हैं भाई, जो स्पेड के आपके पास में 13 कार्ड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, एस होता है, किंग, क्वीन, जैक, और उसके बाद से 2 से लेकर के पूरे 10 तक के नंबर्स। तो एक एस ऑलरेडी इस 13 कार्ड में है, जो कि इस एस में भी है। एस अपने पास में टोटल कौन कौन से होते हैं, स्पेड, ये हो गया आपका डायमंड, फिर हो गया आपका हार्ट एंड फिर क्लब, सबके एस है। तो टोटल कितने एस हो गए मेरे पास में, 4 एस हो गए। तो ये तो देखो, ये वाला एस और ये वाला एस तो कॉमन हो गया। इट मीन्स इफ आई विल फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो जो चाहिए वो कितनी बार है, एक बार आउट ऑफ 52 है ना, एक कॉमन वैल्यू है दोनों के बीच में, तो ये हमने निकाला। अब ये सब तो हमको पहले से ही पता है, ये सब आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, बट ये इंडिपेंडेंट इवेंट वाली कहानी क्या है, अब इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, और इससे अपन एक और रिजल्ट ड्रॉ किया था लाइक दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये इसके बारे में जानते हैं, ये अपन ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यूज़ किया था और ये हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स में यूज़ किया था, ठीक है। अब मेरे को फाइंड आउट करना है इंडिपेंडेंट इवेंट। देखो, अगर मैंने फाइंड आउट किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑकर्ड या एफ इज गिवन, तो ये कैसा दिखाई देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, सो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब इस पूरी कहानी को यहाँ पे अपन सेटल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, you can see probability of E intersection F is 1/52 and it is also probability of F intersection E, दोनों वैल्यू सेम होती है यार, है ना। so it is 1/52 upon probability of F which is 4/52। ये कैंसिल, कितना आ गया, 1/4, है ना, ये कितना आ गया, 1/4। अब अगर मैंने देखा probability of F upon E, so it will be probability of F intersection E, again it will be 1/52 and probability of E will be 13/52। तो ये और ये कैंसिल, आ गया 1/13। यहाँ से देखिए इट इज़ नथिंग बट 1/4 एंड यहाँ से देखिए इट इज़ 1/13। मतलब अगर मैं इसको रीड आउट करूँ, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड एंड इट इज़ कमिंग आउट 1/4 विच इज सेम एज द ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी। इट मीन्स आपके एफ का होना ई के होने को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। सिमिलरली this is what, this is probability of f when e has already occurred which is coming out as 1/13 and it is very much similar to probability of f। it means यहाँ पे देखिए इवेंट e का हैपन होना f को कोई भी इफेक्ट कर ही नहीं रहा है, ठीक है। हमने देख लिया है कि अगर f हो गया है देन हमने e के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया विच इज़ 1/4, जो सेम आ रहा है आपकी e के प्रोबेबिलिटी जैसा। यहाँ पे देखिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ f फाइंड आउट किया है व्हेन e इज गिवन, इट इज़ ऑल्सो कमिंग आउट द सेम एज द ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी। इट मीन्स ये ऐसा केस था जहाँ पे दोनों जो इवेंट्स है दे आर इंडिपेंडेंट विथ ईच अदर। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ वन इवेंट डजंट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ अनदर इवेंट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, किसी भी एक का होना उसकी प्रोबेबिलिटी दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी का इफेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। और इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इट मीन्स बोथ इवेंट्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली एंड दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट अफेक्टिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये वाला आप फॉर्मूला नोट कर लेंगे, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। हमने आज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देख लिया और थोड़ा सा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में जाना। इसको मैंने पहले ही बता दिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ मतलब
प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बोथ द इवेंट्स साइमल्टेनियसली, वो हम देख रहे हैं। मतलब इवेंट ई भी हो रहा है, इवेंट एफ भी हो रहा है, और वो दोनों एक दूसरे को कुछ भी अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो अपन देखते हैं ना, ऐसे कहाँ गया, अच्छा यहाँ से जैसे लिखते थे अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अगर मैं इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देती तो ये होता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसके होने से कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैंने इसको बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखा और इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख दिया। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ाएंगे। मेरा टारगेट है कि इस साल पे, इस कोविड के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिट ले सके मेरी इस वीडियो का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द एक्सरसाइज ऑफ 13.2। थैंक यू।